जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सीएनटी, जो कि ट्राइबल एरियाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस को समझा था, और उसी में हम लोगों ने बिरसा मुंडा जी की जयंती और झारखंड फाउंडेशन डे को भी जाना था। और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने चर्चा की थी मुंडा रिवॉल्ट की। तो मुंडा रिवॉल्ट और सीएनटी एक्ट, इन दोनों का थोड़ा सा वहाँ पे जिक्र हुआ था। ये दोनों ही जो है चीजें हैं, लाइक मुंडा रिवॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है। जब भी हम लोग ट्राइबल अपराइजिंग की बात करते हैं या ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ब्रिटिश हुकूमत और ट्राइबल्स के बीच में जो संघर्ष हुए और ट्राइबल रिवॉल्ट्स की जब चर्चा होती है, तो उसमें मुंडा रिवॉल्ट का सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर उसको रखा जाता है, सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। हालांकि बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, सरदार रिवॉल्ट, पहाड़िया रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, इसके अलावा आपका संथाल रिवॉल्ट। जो हमारा सीएनटी एरिया है, सेंट्रल सीएनटी एरिया में, तो जो छोटा नागपुर वाला एरिया है जहाँ पे सीएनटी लागू है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, उस पूरे रीजन में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, लेकिन मुंडा रिवॉल्ट का अपने आप में अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहीं से एक तरीके से कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी जैसा एक बड़ा लीडर आगे आता है, और फिर उसी का परिणाम होता है उस रिवॉल्ट का कि सीएनटी जैसा एक्ट बनता है। और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी ट्राइबल्स को लेके, उसमें समय समय पे कुछ चेंजेस भी आते हैं। तो ये जो रिवॉल्ट्स है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक आपका सीएनटी हो गया जो मुंडा रिवॉल्ट के बाद आता है। इसी तरीके से एसपीटी एक्ट है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। विल्किंसन रूल है, जहाँ पे ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को लीगलाइज किया गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, जो कि ब्रिटिश टाइम में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए लागू किए गए, जिससे कि उनकी कुछ हेल्प हो, मतलब वो जो उनकी मांगे वो कर रहे थे, वो कुछ हद तक मानी जाए। और ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया, जहाँ पे हम लोग ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, जहाँ हम लोग शेड्यूल 5 की बात कर रहे थे, शेड्यूल 6 की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज और ब्रिटिशर्स के बीच का जो रिलेशन है, उसको समझा है। और ये चीज़ भी कई बार डिस्कस हुई कि ट्राइबल कम्युनिटीज और ब्रिटिशर्स का अगर हम रिलेशन देखें, तो हमेशा से ब्रिटिशर्स ने अपना फ़ायदा लेने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने क्या किया है कि जिस ट्राइब्स के साथ उनको जैसा डील करना था, जैसा व्यवहार करना था, वैसा उन्होंने किया। बहुत सारी ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत साइड लाइन किया। ऐसी इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स थी जो कि क्रिमिनल ट्राइब्स के अंतर्गत आती थी, बाद में वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हो गई, और अभी भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है, बंजारा कम्युनिटी, डोम कम्युनिटी। और इवन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे डोम को उन्होंने सीटीए में डाला था, लेकिन डोम अभी के समय में तो एससी कम्युनिटी में आती है, लेकिन उस समय उन्होंने उसी में ऐड कर दिया था उनको। ट्रांसजेंडर्स को भी क्रिमिनल ट्राइब्स वाले सेक्शन में उन्होंने ऐड कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स थी, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज थी, जिसको साइड लाइन किया गया, और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत उनको एक जगह पे सेट कर दिया गया, हम कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जिससे उनको फायदा लेना था, जो रीजन उनके लिए इम्पोर्टेंट था, रिसोर्स रिच था, रिसोर्सफुल था, लाइक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वहां पे वो उन्होंने उस चीज को नहीं लागू किया। जैसा मैंने बताया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाला तो हो गया मामला अलग, सीटीए वाला। लेकिन जो रिसोर्सफुल रीजन्स थे, जो रिसोर्सफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, लाइक आवर सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, वहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से डील किया। वहाँ पे इस तरीके के ढेर सारे रूल्स आए। ये सब तो कुछ फेमस रूल्स हैं, और भी बहुत सारे रूल्स आए। और जो नॉर्थ ईस्ट था, उसको उन्होंने प्रॉपर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, ऑटोनॉमी दी। और जिससे वहाँ पे शांति रहे, क्योंकि वहाँ पे उनको खतरा था कि अगर हम ज़्यादा काउंटर करेंगे, ज़्यादा अगर लड़ाई होती है वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज से, तो बॉर्डर, चूंकि वो बॉर्डर रीजन था, बर्मा बर्मा से भी लड़ाई होने का चांसेस था। और ऊपर से चाइना भी था, ओपियम वॉर्स, एंग्लो बर्मीज वॉर, ये सब चीज़ें हुई।
तो इस वजह से जियोपॉलिटिकली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन था वो बहुत सेंसिटिव था। अगर वहाँ की ट्राइब्स को के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा देश, जो उस समय लाइक जैसे बर्मा की बात हम कर रहे हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं, वो इसका फायदा ले सकते थे। तो इस वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था उसको थोड़ा सा मतलब ऑटोनॉमी वाले सेक्शन में उसको रखा गया और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। इस वजह से वहाँ पे जो मिशनरी थी वो अपना काम भी अच्छे से की और क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुआ, अभी के समय में हम देख सकते हैं। और मैं तो काफ़ी ट्रैवल भी किया हूँ नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय और असम में, तो वहाँ पे आपको साफ देखने को मिलता है, स्पेशली मेघालय वाले रीजन में ये चीज़ दिखती है काफ़ी। और डेटा भी अवेलेबल है कि क्रिश्चियन कन्वर्जन उस रीजन में बहुत हुआ। जो हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट था वहाँ पे ये चीज़ उतनी नहीं हो पाई, हालांकि फिर भी झारखंड में काफ़ी कन्वर्जन हुआ और अभी भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस वो क्रिश्चियन कन्वर्जन का दिखता है। क्रिश्चियनिटी के आपको इम्पैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस झारखंड में, स्पेशली रांची में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और पूरे झारखंड में चीज़ देखने को मिलती है। उतना आपको छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी जितना आपको ये चीज़ कन्वर्जन वाली झारखंड में देखने को मिलेगी। तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बता दिया, एक खाका खींच दिया कि ये डीलिंग की व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स की ट्राइबल्स के साथ, कि हर ट्राइब के लिए एक रूल नहीं था, वन रूल फॉर ऑल ट्राइब वाला सिस्टम नहीं था। जैसा जिसको उनको जिससे जितना फायदा लेना था, जैसा करना था, वैसा वो अलग अलग रूल्स अपना बना रहे थे। तो अब हम लोग मेन अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एंड मुंडा रिवॉल्ट। तो एक्ट आता है 1908 में और मुंडा रिवॉल्ट हम लोग जानते हैं 1890s का जो टाइम था, 1890 का उसके आगे का जो टाइम पीरियड था, वो पूरा टाइम हम लोग इससे एसोसिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी दिखाई थी। ये जब मैंने ट्रैवल किया था बिरसा मुंडा म्यूजियम, मैं विजिट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ये पिक्चर क्लिक की थी। और ये बेसिकली वही जेल है, ओल्ड रांची जेल, जहाँ पे उलगुलान आंदोलन जब हुआ तो इन सभी क्रांतिकारियों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया और वहाँ पे रखा गया। और बाद में बिरसा मुंडा जी की डेथ भी हो जाती है। तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, जिसको कि अब म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर हम ध्यान से समझें उस समय की प्रॉब्लम्स को, तो अगर आप सभी रिवॉल्ट्स को देखेंगे, सभी रिवॉल्ट्स की कहानी को समझेंगे, तो दो ही चीज सबसे ज्यादा आती है, एक तो कन्वर्जन and second is decoys. So there are two major components related to all these rewards. First is decoys. Decoys means outsiders, influence of outsiders, and second is Christian conversion or agenda of missionaries. So these two components are very important for every revolt. किसी भी रिवॉल्ट के लिए ये दो, अगर हम ट्राइबल के एस्पेक्ट में देखें, एक तो क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत हो रहा था, तो हम लोग को पता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो अपने रिचुअल से, अपने जो फोक कल्चर है उससे बहुत कनेक्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी हैं। इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है, इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, फिर भी अभी भी वो अपने कल्चर से बहुत ही कह सकते हैं बॉन्डिंग बहुत है उनकी नेचर के साथ, कल्चर के साथ, अभी के समय में भी बहुत ज़्यादा है। और मैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हूँ ट्राइबल एरिया में, तो ये चीज़ मैंने देखी भी है। और अभी भी अगर आप कोर ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी। और गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है, बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है कि वो कल्चर प्रिजर्व रहे, क्योंकि कल्चरल इरोजन और कल्चरल लॉस की प्रॉब्लम कहीं कहीं है, तो उसको काउंटर किया जाए और कल्चर प्रिजर्वेशन हो। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये चीज़ होती है कि वो अपने कल्चर्स के साथ बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। तो जब कन्वर्जन होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो उसको लेके भी एक काउंटर किया गया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा। और दिक्कुस जो आउटसाइडर्स थे वो जब एंट्री ले रहे थे, जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में आउटसाइडर्स आए जैसे जमींदार इत्यादि ये लोग, तो कहीं ना कहीं इनका जो लैंड था, लैंड पे फिर उस पर इफेक्ट हुआ, लैंड ट्रांसफर होने लगा ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इनको अगर कहीं पे इनको कर्ज मिलता था तो कर्ज के बदले फिर जमीन गिरवी रख लेते थे, या अगर लीज पे जमीन देते थे तो फिर
टाइम पीरियड इतना ज़्यादा होता जाता था धीरे धीरे करके कि वो ज़मीन फिर इनके हाथ से निकल जाती थी। चूँकि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो जो पेपर वर्क्स थे वहाँ पर भी ये कमज़ोर पड़ जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, स्टोरी के फॉर्म में ही हम लोग इसको समझेंगे कि जितने भी हमारे रिवॉर्ड्स हैं, वो सबके पीछे मेजर आपको जो रीज़न मिलेगा, जो कॉज़ मिलेगा, एक तो क्रिश्चियन कन्वर्जन का विरोध, स्पेशली जो हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट के रिवॉर्ड्स हैं, एक तो ये, और दूसरा जो आउटसाइडर्स आ गए थे इस रीजन में, जो दिकूज जिनको कहा गया। दिकू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो हम लोग दिकूज की चर्चा ज़रूर करते हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इन्हीं सबको लेकर के हर जगह रिवॉल्ट्स हुए, हर जगह विद्रोह हुए। तो सभी के सभी जो हमारे रिवॉल्ट्स हैं वो इसी चीज़ से एसोसिएटेड है। और फिर जगह जगह पे जब अंग्रेजों को लगा कि हाँ, थोड़ा सा हम नियमों में ढील कर सकते हैं, कुछ हम ऐसा ला सकते हैं जिससे ये रिवॉर्ड्स कम हो। क्योंकि आप उस समय की टाइमलाइन को समझिए। 1857 1857 का हमारा फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, उसके बाद कुछ रिवॉल्ट्स उसके पहले से हो रहे थे और कुछ उसके बाद भी हुए। अगर हम मुंडा रिवॉल्ट देखें तो मुंडा रिवॉल्ट उसके बाद का है, 1857 के बाद का। लेकिन भूमिका कहीं ना कहीं बनने लगी थी उसी टाइम पीरियड से, मतलब 1870s 1880s, फिर 1890s में फिर मुंडा जी उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर उस समय ये इस तरह के रूल्स ना लाते तो कहीं ना कहीं 1857 में भले ही अ, जो हमारे सेनानी थे उनको सफलता ना मिली हो, लेकिन एक काउंटर तो उन्होंने किया। और अंग्रेजों को एक ये भी लगा कि हम अगर इस तरह की कुछ पॉलिसीज नहीं लाएंगे तो और ज़्यादा हमें काउंटर का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो उनका काउंटर किया गया वो ट्राइबल एरियाज में ही किया गया, जिसकी कि आज बहुत चर्चा नहीं होती है। तो इस वजह से इस तरीके के पॉलिसीज आई। तो ये जैसे कि पिक्चर है उसी रांची जेल की, जहाँ पे अब बिरसा मुंडा जी का म्यूजियम बना दिया गया है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे पूरा स्टोरी के फॉर्म में कि क्यों ये चीजें हुई, क्यों रिवॉल्ट्स हुए और क्यों इस तरह की पॉलिसीज आई। क्योंकि 1857 का जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप को भी समझ लेते हैं। ये झारखंड का मैप है, आपको इजिली मिल जाएगा ये ऑनलाइन। और ये इसके डिविजन्स है। जब भी हम किसी भी स्टेट को पढ़ते हैं तो उसका डिवीज़न हमारे लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो जैसे पलामू डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, संथाल परगना डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल बांग्लादेशी के जब हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और कोल्हान डिवीज़न, अभी आगे हम लोग जब विल्किंसन रूल पढ़ेंगे तो कोल्हान डिवीज़न की चर्चा होगी। जब हम एसपीटी एक्ट पढ़ेंगे तो संथाल परगना वाले एरिया की बात होगी। अभी करेंट टाइम में हम लोग छोटा नागपुर वाले रीजन पे बात कर रहे हैं। सो हियर यू कैन सी द 5 डिविजन्स ऑफ झारखंड। So first is Palamu division, North Chota Nagpur division, South Chota Nagpur division, Kolhan division, and Santhal Pargana division. So these are 5 divisions of Jharkhand, and in another map you can also see the name of districts. So these are the districts of North Chota Nagpur, and these are the districts of South Chota Nagpur. So it is completely Chota Nagpur डिवीजन, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये मैप है, इससे पूरा क्लियर आपके एक मेंटल मैप बन जाएगा कि इसी रीजन की हम लोग जब भी मुंडा रिवॉल्ट की बात करते हैं तो हम इस रीजन की बात करते हैं। जब हम संथाल अपराइजिंग, वूल अपराइजिंग की बात करते हैं तो हम इस रीजन की बात करते हैं। और जो कोल रिवॉल्ट हुआ वो बेसिकली इस वाले रीजन में हुआ। हालांकि ये सब अभी का डिवीजन है, करंट टाइम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिवॉल्ट हुआ, कोई भी वो हुआ तो वो बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ पाएगा। थोड़ा बहुत प्रभाव तो पूरे एरिया में पड़ ही जाता है। और ध्यान से अगर हम देखें तो ये पूरा ही जो एरिया है, ये पूरा जो हमारा झारखंड का रीजन है, ये 1750 से लेके 1900 तक, लगभग जब तक मुंडा रिवॉल्ट हुआ तब तक हम कह सकते हैं, उस समय तक एक लंबा टाइम पीरियड है। ऑलमोस्ट
100 से 150 साल के इस लंबे टाइम पीरियड में यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉल्ट्स हुए ही हैं। कुछ बड़े रिवॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और कोई भी रिवॉल्ट ऐसा नहीं होता कि एक ही साल में होता है, वो लंबा 20 साल 25 साल का एक लंबा स्ट्रगल होता है, लंबा संघर्ष होता है। तो काफी लंबे समय तक रिवॉल्ट चलते हैं। तो 100 150 साल तक इस पूरे रीजन में हर जगह कहीं ना कहीं रिवॉल्ट्स हुए। पहाड़िया रिवॉल्ट, सरदार रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट, तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। उन्हीं में एक है मुंडा रिवॉल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से ये वाला जो लेक्चर है और जो हम लोगों ने बिरसा मुंडा जी की जयंती पे जो हम लोगों ने बात की थी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इसको देख लेते हैं और वो बिरसा मुंडा जी की जयंती वाला भी देखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने जनजाति गौरव वर्ष को भी जाना था, तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोथ आर इंटरकनेक्टेड। क्योंकि मुंडा रिवॉल्ट से ही फिर जब भले ही बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि तब जाके ये सीएनटी एक्ट आता है। अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। बिरसा मुंडा कैप्चर्ड एंड कंडक्टेड टू रांची, और ये वही रांची की जेल है जिसका भी मैंने आपको फोटो पहले भी दिखाई थी। सो ये ओरिजिनल पिक्चर है। नेक्स्ट ये एक और पिक्चर है, सेम वही पिक्चर है, थोड़ा सा अ, उससे ज़्यादा क्लियर है ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, मैसेकर्स हैं। डोम्बारी हिल मैसेकर, मानगढ़ मैसेकर और जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, 1919 की घटना। मानगढ़ मैसेकर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भील रिवॉल्ट से ही रिलेटेड है, और 1913 का एक जनसंहार। और डोम्बारी हिल मैसेकर, ये एक तरीके से मुंडा रिवॉल्ट के, जब हम डिफरेंट इवेंट्स की बात करते हैं तो मुंडा रिवॉल्ट में इसका एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। इसमें क्या होता है कि 1899 में जब एक सभा यहाँ पे हो रही थी, खूंटी जिले में ही ये स्थित है। तो फिर वही सेम जैसा कि यहाँ पे हुआ था कि अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, सेम यहाँ पर भी वैसे ही चीज हुई थी। सेम यहाँ पर भी वही हुआ था कि गोलियां बरसाई गई और बहुत लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की यहाँ पे डेथ हुई। हालांकि ये कहीं पर भी बुक्स में उतना ऐड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे इसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन हिस्ट्री में, बुक्स में उतना ये नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जिनको कि याद रखना ज़रूरी है कि 1919 से पहले भी 2 बड़े ट्राइबल एरियाज में मैसेकर हो चुके थे। मानगढ़ मैसेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू भील रिवॉल्ट situated in Banswara district, Rajasthan, and Dombari Hill massacre, which is related to Munda revolt, Munda uprising, and it is situated in खूंटी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। तो जब भी हम लोग मुंडा रिवॉल्ट की बात करते हैं तो डोम्बारी हिल का जो मैसेकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों इंसिडेंट्स, हालांकि ये अलग रिवॉर्ड से रिलेटेड है, लेकिन मैंने जहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड की है कि ये दोनों इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी रिच ट्राइबल हिस्ट्री है, जो हमारे रिच ट्राइबल हीरोज की जो स्टोरीज हैं, रिच स्टोरीज हैं, जो उनका कह सकते हैं स्ट्रगल है, संघर्ष है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है कह सकते हैं टू काउंटर ब्रिटिशर्स, वो उस तरीके से हमें बुक्स में कहीं पर भी नहीं मिलता है, जिसको कि अब ऐड करना चाहिए और प्रयास भी हो रहे हैं। तो जब भी हम लोग मुंडा रिवॉल्ट की बात करेंगे तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, डोम्बारी हिल मैसेकर। तो नेक्स्ट हम लोग अब स्लाइड पे आते हैं। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा था कि मुंडा रिवॉल्ट क्यों हुआ, सीएनटी की क्या आवश्यकता पड़ी, और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि इस तरीके का पॉलिसीज लाना पड़े उनको, क्यों वो लेके आए। तो हम लोगों ने पूरा जान लिया कि उनके लिए ही ये चीज़ फायदे में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्राइबल अपराइजिंग थी उसको वो थोड़ा सा दबाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो उसको न दबाते न शांत करते तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती, हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती। तो उसको शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए ज़रूरी था कि इस तरह की पॉलिसीज़ आए, क्योंकि उनको ट्राइबल एरिया में मिशनरी वाला काम भी करना था, और ये लोग आसानी से उनके प्रभाव में भी आ जाते थे, बहला फुसला के, कुछ लालच दे करके, किसी की कोई बीमारी है उसको ठीक करके और उसको रिलेट करना जीसस से। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं
क्रिश्चियन कन्वर्जन की उस पूरे रीजन में। तो इस वजह से इस तरह के एक्ट्स आए। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई भी एक्ट पढ़ें तो उसमें ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस एक्ट की वास्तव में ज़रूरत क्यों पड़ी। सो हियर यू कैन सी द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT 1908. The Chota Nagpur Tenancy Act is a land protection law made during the British rule to protect the land of tribal people living in the Chota Nagpur area, now in Jharkhand. Its main aim is to stop tribal land from being taken away by outsiders, it means non-tribals, and to make sure that tribal groups such as the Munda, Orao and Ho, these are some important tribal communities of Jharkhand, communities can safely keep and use their own land। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मुंडा, ओराओं हो और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ की हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वहाँ पे, उनका जो लैंड है वो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफ़र ना हो। अगर ट्रांसफ़र है तो उसका रिस्टोरेशन किया जाए। जो लैंड है उस पर उनका अधिकार रहे, क्योंकि लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, these three components are very important for tribal communities. In हिंदी we can say जल जंगल जमीन। और हमेशा से ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो फाइट रही है, जो रिवॉल्ट, जो लड़ाई रही है, वो जल जंगल जमीन की रही है, पहले भी रही है, अभी भी है। So when we are talking about tribal communities, we always try to consider the idea of लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। कोई भी अगर हम रिवॉल्ट देखेंगे, कोई भी हम अपराइजिंग देखेंगे, अभी के समय का या पहले का, तो अगर हम उसके लिंक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन वाली जो लड़ाई है उसी से हमें उसका लिंक अप देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम मेजर highlights of this act, like protects tribal land from outsiders, stops sale transfer of tribal land to non-tribals, cancels illegal land transfers, gives strong land rights to tribal farmers, prevents eviction of tribal landholders, controls land use change without permission, helps preserve tribal culture and livelihood। जब लैंड पास में रहेगा तो कल्चर भी उनका प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं इन लोगों के, जो कि मैंने खुद देखा है अपने एरिया में, कि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो ये लोग परफॉर्म करते हैं अपने लैंड पर, अपने फॉरेस्ट में ही जा करके। जैसे मैंने जब ट्राइबल एरिया में लोगों से इंटरेक्शन किया तो लोगों ने मुझे ये बताया कि जो डेली की पूजा पाठ होती है वो तो घरों में करते हैं, बट 15 डेज पे, 1 मंथ पे एक बार सभी लोग जंगलों में जाते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पे फिर उनके जो कुल देवता, उनके पूर्वज होते हैं, उनकी पूजा होती है वहाँ पे। क्योंकि ये लोग वैसे ही प्रकृति पूजक ही होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये जो लैंड का प्रोटेक्शन है, जो लैंड का प्रिजर्वेशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जमीन उनको मिल गई, इसका कल्चरल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका लैंड उनके कल्चर से रिलेटेड है, उनके डेटीज, उनके रिचुअल्स से रिलेटेड है। स्टिल प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टुडे। अभी भी ये लागू है ये वाला एक्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट को भी रोकता है। दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, या जब भी इस तरह की हम स्टडीज़ करते हैं, फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक हमें फोर्स्ड माइग्रेशन की स्थिति देखने को मिलती है, कि एक कम्युनिटी का फोर्स्ड माइग्रेशन होता है या फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, इसको भी काउंटर करता है, कम करता है। So these are some major components of CNT acts. So it is basically related to protect the tribal land. तो ये जो एक्ट है ये ट्राइबल लैंड के प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। और नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं अगली स्लाइड में। सो मेन एम क्या था वो हम लोगों ने देखा। ट्रांसफर जो है उसको सही से करना, ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफर हो, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर ना हो कभी भी। अगर गलती से हो गया है तो उसका रिस्टोरेशन हो, एग्रीकल्चरल राइट इन लोगों को मिले, इनका लैंड अपना रहेगा तो इनके अपना राइट्स रहेंगे, इनको क्या उगाना है, कैसे करना है। नॉन ट्राइबल्स का रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि दिकूज वाली बात मैंने बताई थी कि दिकूज की एंट्री हो रही थी, आउटसाइडर्स की एंट्री हो रही थी, आउटसाइडर्स जो जमींदार आ रहे थे वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बना रहे थे, और कहीं ना कहीं फोर्स्ड माइग्रेशन जो है उसको भी, उस पर रोक लगे, एक स्टॉप हो। सो फोर्स्ड माइग्रेशन स्टॉप, नॉन ट्राइबल का रिस्ट्रिक्शन, एग्रीकल्चरल राइट मिले, रिस्टोरेशन हो,
और जो ट्रांसफर हो वो सही ट्रांसफर हो, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर ना हो, ट्राइबल टू ट्राइबल हो सकता है। तो ये इसके मेजर एम्स थे, मैंने जस्ट पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, और प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट अभी भी होते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट्स आप देख लीजिए, बहुत सारे, हम लोगों ने शेड्यूल 5 की बात की, शेड्यूल 6 की बात की, पेसा की अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इतने सारे एक्ट्स हैं, लेकिन जब हम ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, और मैं तो काम कर रहा हूँ ट्राइबल एरिया में, तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लूप होल्स हैं। So these loopholes are work as fault lines, or and these fault lines are working against the tribal communities. ये जो लूप होल्स हैं यही फॉल्ट लाइन क्रिएट करते हैं, और यही ट्राइबल कम्युनिटीज के अगेंस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोसीड्योर होता है, छोटे छोटे से लूप होल्स होते हैं, और उसकी का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फायदा उठाती है। अब इसमें क्या लूप होल्स हैं ये देखते हैं। जो मेजर मैंने इस पे स्टडी की, जितनी भी बहुत सारी चीजें, तो मेन जो इसके लूप होल्स हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस है। कहाँ पे, अगर मान लीजिए गलती से लैंड ट्रांसफर हो गई नॉन ट्राइबल को, तो उसको फिर से क्लेम करना प्रोसेस तो है, बट बहुत लंबा प्रोसेस है, कई सालों भी लग जाते हैं इसमें। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और जब तक लैंड आपको मिलेगी नहीं तब तक वो दूसरे के पास ही रहेगी, वही उसका फायदा लेगा। फेक सर्टिफिकेट्स भी बन जाते हैं, सभी लोग जानते हैं ये चीज़ें, और उस झारखंड वाली रीजन में ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। झारखंड और अदर जो भी हमारे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, वो सब रिकॉर्ड्स एंड मैप्स कई बार ये भी गलत हो जाते हैं, इसमें भी कई बार खामियां मिलती हैं देखने को। लीज का, जैसा मैंने आपको बताया कि लीज पे कई बार क्या होता है कि लीज पे दे दिए किसी दूसरे को जमीन, और फिर वो लीज बढ़ती चली जाती है। ये भी एक बड़ा इशू है, करप्शन वाला मामला है ही, कि मान लीजिए आपको लैंड को रिस्टोर करना है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हैं। कई बार पब्लिक पर्पस यूज के लिए जमीन ली जाती है ट्राइबल से, लेकिन उसका यूज कुछ और के लिए ही किया जाता है। और ये इस तरह के जो लूप होल्स हैं, बेसिकली गवर्नमेंट अभी जो कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, वो और इसमें मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार को जमीन तो चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, प्रोजेक्ट लगाने के लिए, कोई प्लांट लगाना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि रिसोर्स रिच होता है ये पूरा एरिया। इस वजह से कुछ मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट चाह रही है, और इसी वजह से प्रोटेस्ट लगातार अभी भी हो रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली कुछ समय पहले ही न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट इस पे हुए। सो दीज आर लूप होल्स, और ये जो लूप होल्स हैं बेसिकली मॉडिफाइड करके इसी लूप होल्स को एक रूल बनाने की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कि रूल मतलब एक्ट पूरा ही खराब है, एक्ट में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और एक्ट में अभी तक वो चल रहा है, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल जो सेल ना हो, ट्रांसफर ना हो, वो चीज़ें जितनी भी इसके हम लोग अभी एम्स देख रहे थे, तो ये एम्स को तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक मैंने समराइज वे में जस्ट बताया है, और ये अगर आप खुद भी इसको सोचेंगे थोड़ा सा, तो ये एक आपको भी आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो हो सकती है, क्योंकि लास्ट में जो ऑफिसर है साइन तो उसी को करना है। तो ये करप्शन वाली बात, या लीज, या फेक सर्टिफिकेट, लॉन्ग प्रोसेस, या रिकॉर्ड एंड मैप्स का कभी कभी ना मिलना या उसमें प्रॉब्लम आना, पब्लिक पर्पस यूज, या जो लूप होल्स हैं या जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट प्रोसेसेस में। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विथ CNT एक्ट इन छोटा नागपुर रीजन, और दीज आर सम एम्स। तो ये एम्स हैं एंड ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने एक स्लाइड इसकी लगाई हुई है, एक जस्ट टू शो द प्रोसेस। पहाड़िया रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, सरदार रिवॉल्ट एंड मुंडा रिवॉल्ट। तो जो हमारा CTB रीजन है, सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, तो उसमें ये बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, जिनमें कि जो ये रिवॉल्ट है, मुंडा रिवॉल्ट, ये एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ, और बड़े स्केल पे हुआ, बड़े लीडर यहाँ से निकल करके आए, बिरसा मुंडा जी, और फिर जाके ये जो CNT एक्ट हम देख रहे हैं उसी का एक रिजल्ट है, इसी रिवॉल्ट का। सो ऑल दीज रिवॉल्ट्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट इस इन झारखंड रीजन, और ये सभी झारखंड के ही रिवॉल्ट्स हैं। झारखंड और कुछ का जो एरिया था वो एक्सटेंड था
वेस्ट बंगाल तक। बट अगर हम मेजर देखें एरिया, तो इन सभी का आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा। ये एक जस्ट एक रेफरेंस की इमेज है रिवॉल्ट की। ये कुछ मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मिले थे जो कि मैं पढ़ रहा था कि जो अभी हम देखिए लूप होल्स की बात कर रहे थे। सीबीआई कोर्ट कन्विक्ट्स 10 इंक्लूडिंग फॉर्मर झारखंड मिनिस्टर अनोश एक्का इन लैंड एक्विजिशन केस। यही इन्हीं की न्यूज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इंडियन एक्सप्रेस एंड सम अदर न्यूज़ एजेंसीज। ये द हिंदू का है, ईटीवी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, इसको आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये बताने के लिए कि जो अभी हम लोग लूप होल की चर्चा कर रहे थे कि करप्शन वाली बात या लीज वाला जो पॉइंट था, या पब्लिक पर्पस यूज के लिए ले लेना और बाद में वो जमीन नहीं मिल पाती है, या लॉन्ग प्रोसेस का होना। तो इस तरीके की कुछ जो लूप होल्स हैं, ऐसा नहीं होता कि हम मतलब हर बार वो लूप होल का यूज हो जाता है या उस फॉल्ट लाइन का यूज होता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में उसका यूज होता है और वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो प्रॉब्लम में फिर आती हैं। इसी वजह से ये इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना हो, क्योंकि अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा इस एक्ट में, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए वो फिर एक्ट एक तरीके से डाउन ही होता जाएगा, बहुत यूजफुल नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से जब भी आप देखते होंगे कि जब सीएनटी में मॉडिफिकेशन की बात होती है तो उसका काउंटर भी किया जाता है, उसका बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं और विरोध भी होता है। सो इस सीएनटी एक्ट के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एक समराइज वे में समझा कि क्योंकि और इतना ही हमारे अभी फिलहाल के समझने के लिए ज़रूरी भी था कि हम मुंडा रिवॉल्ट और सीएनटी को एक दूसरे से रिलेट भी कर पाएँ, जो मेजर इसमें कुछ पॉइंट्स थे वो भी समझ पाएँ, और एक स्टोरी के फॉर्म में हम लोग इसको समझ लें। और ये भी सही है कि अगर सीएनटी को आपने अच्छे से समझ लिया, तो फिर जो एसपीटी एक्ट है, या आगे अभी हम लोग विल्किंसन रूल को भी पढ़ेंगे, वो फिर इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ही है। एसपीटी तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा वो ज़्यादा हार्ड है, बट अगर ओवरऑल देखें सो एसपीटी इज़ वेरी मच सिमिलर टू सीएनटी एक्ट। इन एसपीटी का जो एरिया है वो अलग है, सीएनटी का एरिया अलग है, लेकिन जो मूलभूत अवधारणा है वो समान ही है। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को, और जानेंगे कि एसपीटी एक्ट क्या है, उसमें कौन सा रिवॉल्ट हुआ, कौन सा बड़े नाम वहाँ पे निकल करके आए। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट हम लोग एसपीटी को कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही। जय हिंद।